अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सी प्लस प्लस के नए लेक्चर में मैं आप सब लोग को खुश आमदीद करता हूँ। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने अरेज की बात की थी और उसके बाद मैंने आपको अरेज का सम और उसमें अरिथमेटिक कराना सिखाया था। तो दोस्तों, इस दौरान ना सिर्फ मैंने आपको अरेज की इनपुट लेना सिखाया बल्कि इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को आउटपुट लेना भी सिखाया था। इस दौरान आपने नोटिस किया होगा कि हम एक ही वेरिएबल में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल का यही कंसेप्ट है कि एक वेरिएबल के अंदर हम काफ़ी सारी वैल्यू स्टोर करते हैं, लेकिन वो वैल्यूज़ एक ही टाइप की होती हैं। जिस तरह वेरिएबल का हम पहले डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं, इस तरह हम अरे को भी कर देते थे। जैसे ये वाई नाम की अरे है जो लास्ट वीडियो में हमने यूज़ की थी, ठीक है। और उस तरह हम लोगों ने सिर्फ एक वेरिएबल में एक ही ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो या एक ही करेक्टरिस्टिक वैल्यू स्टोर की थी, ठीक है। जैसे कि पहले हम स्टोर करते रहे हो, किसी स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करते रहो या एज वगैरह स्टोर करते रहो, इस तरीके से, बल्कि हम प्रिंट कराते रहे एक ही किस्म की करते रहे, ठीक है। यूनिवेरिएट वेरिएबल हम करते रहे, ठीक है। यूनिवेरिएट से वेरिएबल मुराद वो वेरिएबल हैं जो कि सिर्फ अकेले वेरिएबल हो, वो खुद चेंज होते हैं। लेकिन आज हम जो वेरिएबल बात करेंगे वो होगी बाई वेरिएट, यानी दो वेरिएबल आपस में चेंज होते हैं, जो कि मैंने इस स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों को बताया था कि हम बाई वेरिएट का एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो वो हम आज थोड़ा सा बाई वेरिएट वेरिएबल यानी मल्टी डायमेंशनल में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक के दौरान मैं आपको एक ही वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना सिखाऊंगा। मसलन जब हम फिज़िक्स में बात करते हैं वेक्टर्स की, ठीक है, जैसा कि हमने बात की थी वेक्टर्स में, मैंने आप लोगों को बताया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था वेक्टर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम वैल्यू स्टोर करा देते हैं कहीं भी किसी भी सिस्टम के अंदर, तो कभी कभार आपने प्रोग्राम देखा वो ना सिर्फ बच्चे के स्टूडेंट से उसका रोल नंबर मांगता है बल्कि एज दोनों मांगता है, यानी दोनों चीज़ें इकट्ठी स्टोर कर रहा होता है। तो वो कहाँ स्टोर कर रहा होता है? वो एक ही अरे के अंदर दोनों वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो मल्टी डायमेंशनल अरेज की मदद से पॉसिबल है। और तीसरी मिसाल मैं आप लोगों को मैट्रिक्स ही देता हूँ, ठीक है, जो कि आप लोग यूज़ करते हैं, क्लास 8 से यूज़ करना स्टार्ट किया आपने मैट्रिक्स में, ठीक है, जो कि मैट्रिक्स जो रोज़ और कॉलम्स का मजमूआ होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि मैट्रिक्स में हमने जब भी किसी एलिमेंट की पोजीशन का बताना होता है तो उसकी रो के हिसाब से हम बताते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम कॉलम भी बताते हैं, ठीक है। मतलब हम कहते हैं पहली कतार पहला कॉलम, ठीक है, पहली कतार दूसरा कॉलम, पहली कतार तीसरा कॉलम, इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो इस इन तमाम जो मैंने सूरत हाल पर आपके सामने पेश की हैं, इनका डेटा कैसे लिया जाए और कैसे प्रिंट किया जाए, तो इस मकसद के लिए हम मल्टी डायमेंशनल अरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल अरेज क्या होती हैं और कैसे डिक्लेयर होती हैं, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल अरेज वैसे होती तो नॉर्मल अरेज की तरह ही है, तो वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या चक्कर है, ठीक है। मैंने सारे ख़त्म कर दिए। तो अब मैं आपको नॉर्मल मल्टी डायमेंशनल अरेज डिफाइन करके दिखाता हूँ। मतलब इंटीजर एक्स और ये ब्रैकेट्स आ गए, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ हमने एक अरे डिफाइन कर दिया, ठीक है। लेकिन हम मल्टी डायमेंशनल की चूँकि बात कर रहे हैं तो इसमें हम दो यानी एक से ज़्यादा जो करेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, करेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, ज़्यादा डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, तो हमें एक और डालना पड़ेगा। तो एक और हम फैक्टर डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम दो कर दिए, ठीक है। तो ये मल्टी डायमेंशनल अरे को डिफाइन करने का या डिक्लेयर करने का तरीका है। तो दोस्तों, मल्टी डायमेंशनल अरे में हम क्या बताएंगे? मतलब मैं कर रहा हूँ मैट्रिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, स्टोर कर रहा हूँ, तो कैसे बताऊँगा ये इनके अंदर क्या करूँ? इसके अंदर अगर हम रोज़ और कॉलम में कर रहे हो तो यहाँ रोज़ और यहाँ कॉलम, ठीक है। अगर मैं उसमें कर रहा हूँ मैट्रिक्स कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो पहला कंपोनेंट है इसकी इसकी दो सीरीज़ होंगी और ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, इसकी तीन यानी सीरीज़ होंगी। तो ये कैसे होंगी ये मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो
बहरहाल ये इससे मुराद 2 कतारें और 3 कॉलम ही है, ठीक है अभी तक। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को वैल्यू स्टोर करा कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वैल्यूज़ किस तरह खुद से डिफाइन की जाती हैं, तो इस तरीके से डिफाइन की जाती हैं 1 2 3, ठीक है। 3 क्यों, ये 3 वाला 3 है। अच्छा जनाब, इसी तरीके से एक और करते हैं, तो इसमें हम कर देते हैं जी जनाब 4 5 और 6, ठीक है। तो ये कौन से है, ये दोनों, ये हमने 2 ब्रैकेट यूज़ किए हैं इसके अंदर क्योंकि हमने इसकी बात की थी, ठीक है। और हमने 3 कंपोनेंट की यूज़ किया क्योंकि ये हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं आप लोगों को अब बताता हूँ कि ये डिफाइन हमने किया कैसे है। एंड पर मैं समीकरण यूज़ करके बताता हूँ। तो इंटीजर के साथ हमने डाटा टाइप बताई है कि इसमें डाटा टाइप कौन सी स्टोर होगी, और उसके बाद हमने ये एक्स यानी अरे का नाम लिखा है, ठीक है, वेरिएबल लिखा है कि किस अरे में क्या क्या स्टोर होगा। तो अब हम थोड़ा सा ना एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये 2 से क्या मुराद है। 2 से मुराद 2 कतारें 3 कॉलम, यानी ये 2 डायमेंशनल अरे है, ये बताती है कि कितने डायमेंशनल अरे है, ठीक है। और उसके बाद जनाब ये हमारे कॉलम हो गया, कितने कॉलम होंगे जो हम स्टोर करा रहे हैं, मतलब मैं वैल्यूज़ जो मैंने स्टोर कराई हैं वो कुछ यूँ है। प्रोग्राम के बाद मैं एक कमांड डाल देता हूँ, वो कुछ यूँ है 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक तो बात होगी डिफिनेशन की, डिफाइन तो हम कर लेंगे, ठीक है। डिफाइन करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, वो आप लोग अभी तक कर भी चुके होंगे। तो एक मतलब चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो जनाब इसने एरर दिया है कि इंटीजर मेन के बाद मैंने ये नहीं डाली, ठीक है। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि ये रन सही हो रहा है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। अब सही रन हो रहा है, तो टाइम पर ही हमें एरर का पता चल गया, नहीं तो हम बाद में ढूंढ रहे होते। और अब मैं आप लोगों को प्रिंटिंग बताने लगा था। तो दोस्तों प्रिंटिंग कैसी की जाती है, तो मतलब मैं अपनी पहली जो रो है ना उसका दूसरा कंपोनेंट प्रिंट कराना चाहता हूँ, मतलब जो हमारा 2 है वो प्रिंट कराना चाहता हूँ। वो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा, तो उसको प्रिंट कराने के लिए हमें इसका उस वैल्यू का इंडेक्स मालूम होना चाहिए, यानी इसका हमें इंडेक्स मालूम होना चाहिए। तो इसका इंडेक्स कैसे मालूम होगा, तो ये कैसे मालूम होगा, तो दोस्तों इंडेक्स आपने लास्ट वीडियो में देखा था, उसमें हम बताते हैं कि भाई वैल्यूज़ कौन से नंबर पर है, ठीक है, अरे में। तो ये एक अरे है, ये दूसरी अरे है, यानी उसका दूसरा कंपोनेंट है, यानी एक रोज में भी जा रही है, कॉलम में भी जा रही है। तो अब हमने कैसे बताना है, सबसे पहले हमने उस कंपोनेंट में का वेरिएबल का नाम बताना है, उसके बाद हमने उसकी रो नंबर बताना है। रो नंबर क्या है, यहाँ क्या इंडेक्स है, मेरे ख्याल से तो इसका इंडेक्स 0 है, ठीक है, क्योंकि हम जो अरेज में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 हो गया। इसी तरीके से अब हमने बताना है कि कॉलम कौन सा है, तो पहले इंडेक्स 0 और ये इंडेक्स 1 हो गया। तो मेरे ख्याल से तो ये ऐसी ही है। बहरहाल जी मुझे भी तो मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है, ठीक है। तो इसने 2 प्रिंट कर दिया दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इसके लिए हमें वैल्यू का इंडेक्स मालूम होना चाहिए, जो कि मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसी तरह मैं आज चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम में 6 प्रिंट कराना चाहता हूँ, मतलब ये पहली दूसरी रो में जो तीसरा कंपोनेंट है वो, तो यहाँ इसका इंडेक्स चेक करते हैं वो क्या है। तो ये पहली कतार 0, ठीक है, और दूसरी कतार 1 हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि पहले रो नंबर लिखें। रो नंबर क्या है, 0 1 1 इंडेक्स है, और कंपोनेंट का क्या इंडेक्स है, 0 1 2 2 इंडेक्स है। अब रन करते हैं, ठीक है, 6 प्रिंट हो गया। इसी तरीके से हम सारे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट कैसे होंगे सारे कंपोनेंट मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसका तरीका ये है कि आप लोग यहाँ लिखें 0 0 0 रो का 0 कंपोनेंट कॉलम नंबर, और इसके साथ एक छोटी सी स्पेस, ठीक है।
और इसके बाद हम दूसरे कंपोनेंट के लिए लिखते हैं 0th रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसी तरीके से हम तीसरे कंपोनेंट के लिए लिखते हैं जनाब, स्पेस दे दिए मैंने, और इसके लिए मैं लिख देता हूँ 0th रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, सेकंड इंडेक्स चेंज है उसका। ठीक है, उसके बाद मैं, क्योंकि हमारा पहली लाइन पर काम ख़त्म हो गया, तो पहली लाइन का इंक्लूड कर देता हूँ, एंड लाइन करता हूँ और दूसरी लाइन की तरफ मूव करता हूँ। ठीक है, दूसरी लाइन भी हमने प्रिंट करानी है, तो वो उसका तरीका ये होगा कि हम यहाँ रो नंबर सिर्फ चेंज करेंगे, कॉलम नंबर तो उसी तरह ही रहने देंगे। ठीक है, तो इसी तरह इंडेक्स चलता रहेगा। तो दोस्तों अब मैं इसे रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे रन हो। तो यहाँ इसने एरर क्या दिया जनाब, इंटीजर मेन फंक्शन, तो एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर फॉर न्यूमेरिक। तो ये एरर कौन सी लाइन में है, लाइन 6 कॉलम वाइज, लाइन 6। तो यहाँ क्या अंदर आना चाहिए था, तो दोस्तों सी आउट एक्स, तो यहाँ मैंने जो वेरिएबल का नाम नहीं लिखा स्ट्रिंग के साथ, वो मुझे लिखना चाहिए था, वो मुझे हर एक के साथ लिखना पड़ेगा। ये मैंने एक गलती कर दिया, तो दोस्तों आप ना करना। तो ये है, ठीक है, वेरिएबल का नाम नहीं लिखा है, इस वजह से ये इशू आया। रन करते हैं दोबारा। दोस्तों आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो गए। तो अब मैं चाहता हूँ कि यार जब भी हमारे पास मल्टी डायमेंशनल रे आएगी तो हम इस तरीके से प्रिंट करा देंगे। लेकिन दोस्तों ये सब तो आसानी से हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास इससे थोड़ी सी डिफरेंस सूरत आ दो, या हमारे पास 40 रोज 50 कॉलम हो, तो हम उनको पैसे प्रिंट कराएंगे। तो इस मकसद के लिए हमें फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा, जो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में दिखाया था कि फॉर लूप कैसे काम करता है। ठीक है, तो सिंगल डायमेंशन में तो हम सिर्फ एक फॉर लूप से लगा के जान छुड़ा लेते, लेकिन आज हम लूप के अंदर भी लूप इस्तेमाल करेंगे। मतलब कुछ इस तरीके से फॉर रोज, ठीक है, और इसके अंदर फॉर, ठीक है, कॉलम्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों को प्रिंट करा लेते हैं। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया लूप के अंदर लूप, तो ये कंसेप्ट जनाब नेस्टेड लूप कहलाता है। इसमें लूप के अंदर एक अलग लूप्स काम करता है, तो वो मैं आज आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ। तो पहली फॉर लूप में हम रो का नंबर लिख देंगे, ठीक है, रोज़ के लिए हमने बनाया, और दूसरे में हम कॉलम का नंबर लिख देंगे, और फिर मैं आप लोगों को साथ साथ फंक्शनैलिटी बताता हूँ। तो सबसे पहले रोज़ वाला फंक्शन डिफाइन करते हैं, इंटीजर रो इज इक्वल टू 0, ठीक है। रो हमने वेरिएबल लिया, कोई खास नहीं है, हमने अभी डिफाइन किया आपके सामने। ठीक है, वो इस तरह करेगा कि जो रोज वाला है ना उसके रेगुलेट करेगा, बल्कि उसमें चेंजिंग कोई खास नहीं करेगा, बल्कि करेगा ही नहीं। ठीक है, रोज नंबर और रो, चूंकि हमारे पास रो का इंडेक्स चेक करना पड़ेगा, रो का इंडेक्स हमारा है 0 1, तो ये लेस देन 2 ही होगा। इस तरीके से हम रो का जो नंबर है उसको वन बाय वन ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि कॉलम्स को भी हम इटरेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम कॉलम का ये हिसाब लिखेंगे, फॉर कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम हमारे पास कितने हैं, कॉलम हमारे पास 3 है, तो हमारा इंडेक्स होगा 0 1 2, तो वो हम कर लेंगे लेस देन 3। ठीक है, स्पेलिंग इसमें इशू करते हैं, ठीक है, केस सेंसिटिव है। और इसके बाद मैं जनाब कॉलम में प्लस प्लस भी डाल लेता हूँ, ये एक एक का एडिशन करता रहेगा। अब मैं इस तरह करता हूँ कि इसको प्रिंट कराता हूँ, सी आउट। तो अब मैं सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखूँगा, दूसरे का वेरिएबल का नाम, जैसे ये एक्स है, उसके बाद मैं उसका जो पहला फैक्टर मैंने लगाया, तो रो 0 होगी, तो पहली रो 0 के मैंने रो का नाम लिख दूँगा,
ठीक है, जो मैंने यहाँ वेरिएबल यूज़ किया है फॉर लूप की है, और उसके बाद मैं कॉलम का वेरिएबल यूज़ कर लूँगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं इस तरह करता हूँ कि इन क्योंकि हर कंपोनेंट के बाद मैंने प्रिंट करना है, तो मैं उसमें हर कंपोनेंट के बाद एक छोटी सी स्पेस दे दूँगा जैसा कि मैंने पहले दी। ठीक है, और इस तरीके से हमारा रोज़ और कॉलम प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा हो गया, रोज़ पहली रो हमने लिख ली। तो अब मैं चाहता हूँ कि पहली रो के बाद जब पहला लूप कंप्लीट हो रोज़ वाला या कॉलम वाला सॉरी, तो उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है मतलब वो एक इंटरमॉक कर दे, यानी दूसरी रो में चला जाए। तो उसके लिए मैं एंड लाइन कर देता हूँ जो कि रोज़ को तब्दील करेगा। ठीक है, रोज़ वाले में मैं चला गया हूँ। ठीक है, यहाँ से रो चेंज होगी। ठीक है, तो रो वाले लूप के अंदर मैंने ये लिखा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को रन करके बताता हूँ ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ इसने कोई एरर दिया है, वो क्या एरर दिया है, लाइन नंबर 7। ठीक है, तो एरर कोई खास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैंने 2 मरतबा फॉर लिख दिया, इस वजह से एरर है, इतना इशू नहीं है। तो यहाँ मैंने इंटीजर भी लिखना है, तो मैंने फॉर लिख दिया था तभी एरर है। तो दोस्तों देखें इसने लूप प्रिंट कर दिया। तो इसने प्रिंट कैसे किया, तो दोस्तों सबसे पहले रो वाला कॉलम चला है, तो ये 0 पर था, इसके अंदर कॉलम वाला चला है। तो ये कैसे हुआ, ये हुआ जीरोथ रो और जीरोथ रो और कॉलम 0। ठीक है, 0 रो ये ही है और यही कॉलम 0 है। अब कॉलम इसके अंदर जा रहा था, इसने इटरेशन की। ठीक है, यानी इसके साथ इसने प्रिंट करके स्पेस दी और फिर एक इटरेशन ली, कॉलम 1 हो गया, रो 0 रही है, 0 रो फर्स्ट कॉलम। तो इसमें 2 कंपोनेंट था, इसने प्रिंट किया, फिर स्पेस दी, फिर इसने इस तरह किया, इटरेशन की, तो कॉलम हमारा 2 पर चला गया, 0th रो सेकंड कॉलम। ठीक है, फिर हमारा प्रोग्राम चला, तो उसने कॉलम में 3 एक प्लस किया, तो कॉलम की तादाद ठीक हो गई थी, यानी 3 हो गई थी, जो कि लेस देन 3 नहीं है, तो हमारा ये इस लूप में से बाहर निकल गया। ठीक है, और दोबारा चला गया जनाब, इसने इसमें इटरेशन कर दी एक और, यानी रो हमारी 0 थी तो उसको 1 कर दिया, जो कि लेस देन 2 है। तो फिर ये दोबारा इस लूप में आया, तो इसने कॉलम 0, 1 और 2 प्रिंट किया। ठीक है, और ठीक है उसके बाद जनाब दोबारा ऊपर गया और रो में एक और का एडिशन किया, तो रो का नंबर हमारा 2 हो गया, तो 2 लेस देन 2 नहीं है, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ टर्मिनेट हो गया और इसने हमारा एक किस्म का मैट्रिक्स प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसने 0th रो 0 कॉलम, 0th रो फर्स्ट कॉलम, 0th रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0th कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, इस तरीके से इसने प्रिंट किया। तो दोस्तों हमारा प्रोग्राम बेहतर तरीके से बना है, तो हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंटर्स की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लूप्स की तरफ पढ़ें, और सॉरी लूप्स की तरफ नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ। तो इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।